हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। आपको पता ही होगा, जो पहली वीडियो देख चुके हैं, कि हमने हिमाचल जीके फॉर एचपीपीएससी की सीरीज शुरू करी है। आप किसी भी एग्जाम की हिमाचल प्रदेश में तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसआई हो, टीजीटी हो, कोई भी टीजीटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हो, आप एनटी की तैयारी कर रहे हो, आप एचएस की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जिसमें हिमाचल जीके पूछी जाती है, तो सभी के लिए जो है वो ये यूजफुल रहेगी आपकी सीरीज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करते हैं। और मेन हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है हमारा डिटेल के ऊपर, कि हम डिटेल जो है वो ज्यादा डिस्कस करते हैं, ताकि डिटेल से ही आपके जो है वो 5 से 10 क्वेश्चन बन जाए। तो ये चीज याद रखिएगा। पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, जो पहला पिन कमेंट होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। और पहली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपने किए थे, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज की वीडियो का एक स्टेप जो है हमने ऊपर कर दिया है। यानी कि जो डिटेल होगी और जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आए, बट जो डिटेल होगी वो हम थोड़ी हार्ड लेवल की डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसी डिटेल डिस्कस करेंगे या आपने पहले सुनी नहीं होगी। अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी तैयारी में आप लगे हुए हो, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको आज बहुत सारी चीजें जो है वो जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 2 है, बने रहिएगा। बाकी वही बात आ गई कि आपसे एक ही चीज चाहिए, वीडियो को लाइक और कमेंट, एक आपका अच्छा सा जो भी आप वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के बारे में सोचते हो वो जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित डगशाई में किस वर्ष जो है वो एक केंद्रीय जेल स्थापित किया गया था। सेंट्रल जेल की बात यहां पर हो रही है, डगशाई के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डगशाई जो है वो कहां पर है। तो डगशाई है आपका सोलन में। सोलन वालों को तो पता ही होगा जो सोलन में स्थित है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग गया कि सोलन में स्थित है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन से वर्ष यहां पर जो है वो एक सेंट्रल जेल की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1849। ठीक है, डगशाई कहां पर स्थित है? सोलन में है। दोबारा रिपीट करूंगा, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। डगशाई आपका सोलन में है और यहां पर 1849 में एक सेंट्रल जेल की स्थापना की गई थी। अच्छा, और कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी देख लीजिए। डगशाई अगर आपसे छावनी पूछ लिया जाए कि डगशाई छावनी की स्थापना कब की गई थी, तो डगशाई छावनी की स्थापना 1847 में की गई थी। यानी कि सेंट्रल जेल बाद में बनी थी आपकी, और 1847 में डगशाई छावनी जो है वो बनी थी। अब किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी भूपिंदर सिंह के द्वारा। भूपिंदर सिंह जो थे वो पटियाला के राजा थे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है वो डगशाई छावनी की जो है वो स्थापना की गई थी। इन्होंने 5 गांव हासिल कर वहां पर जो है वो डगशाई छावनी बनाई थी। अब 5 गांव, आप सोच सकते हो कि गांव एक गांव कितना बड़ा बड़ा होता है। तो 5 गांव को जो है वो हासिल किया पहले भूपेंद्र सिंह, जो कि पटियाला के राजा थे, और उसके बाद 1847 में डगशाई छावनी की स्थापना जो है वो की गई। अच्छा, डगशाई जो छावनी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, हिस्ट्री में। सबसे पहले अगर मुगल की बात करें तो मुगल के समय में यहां पर जो है वो कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, कैदियों को कहां पर रखा जाता था? डगशाई छावनी में। और उसके बाद 1920 की बात करें अगर, ठीक है, डगशाई छावनी की बात कर रहा हूं मैं, तो आयरिश जो होते थे, ठीक है, आयरिश सैनिकों ने यहां पर जो है वो विद्रोह किया था। तो ये 2 चीजें आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो मुगल के कैदियों को रखा जाता था, सोलन जिले में, तो वो होगा आपका डगशाई। या आयरिश सैनिकों ने कहां पर विद्रोह किया था, तो वो किया था आपका डगशाई में 1920 में। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा ये क्लियर हो गया कि डगशाई छावनी की स्थापना किसने करी थी, चौथा मतलब कब की थी, और चौथा किसने की थी? पटियाला के राजा थे। ठीक है जी। अच्छा, एक डगशाई का जो नाम रखा गया था ना, वो आपका रखा गया है दाग ए शाही से। ठीक है, दाग ए शाही। तो अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ोगे तो दागे शाही डगशाई, इस तरीके से जो है वो इसका नामकरण जो है वो किया गया है। अच्छा, डगशाई एक ऐसा स्थान है जहां पर कामागाटा मारू, सुना है कभी नाम? कामागाटा मारू नहीं सुना है तो आज इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। कामागाटा मारू के जो है वो 4 स्वतंत्रता सेनानी को जो है वो यहां पर फांसी दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, तो कामागाटा मारू के जो 4 स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो है वो डगशाई में फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामागाटा मारू क्या है, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा वेट कीजिए, अभी बताता हूं। और गोरखा ब्रिटिश जो युद्ध हुआ था, गोरखा प्लस ब्रिटिश जो युद्ध हुआ था, उस समय में जो डगशाई था वो गोरखों का किला था। यानी कि गोरखों का किला कौन सा था? वो था आपका डगशाई।
ये चीज याद रखिएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको इसके बारे में याद रखने हैं। दोबारा से एक बार रिपीट करें, देखिए फटाफट करते हैं। डगशाई सोलन में है, 1849 में यहां पर केंद्रीय जेल की स्थापना की गई थी। छावनी की स्थापना 1847 में की गई थी, पटियाला के राजा भूपिंदर सिंह के द्वारा 5 गांव हासिल करके। अच्छा, डगशाई छावनी में मुगल के समय में कैदियों को रखा जाता था और आयरिश सैनिकों ने यहां पर 1920 में क्या किया था, यहां पर विद्रोह किया था। कामागाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को यहां पर जो है वो फांसी दी गई थी। उसके बाद गोरखा ब्रिटिश जब युद्ध हुआ था तो डगशाई जो थी वो गोरखों का एक किले के रूप में जो है वो यूज किया था। अच्छा, अब बात आती है कामागाटा मारू के बारे में। देखिए, कामागाटा मारू या कामागाता मारू एक जो है वो भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीत सिंह ने जो है वो खरीदा था। ठीक है, ये एक आप कामागाटा मारू जो है वो एक जहाज का नाम था, एक समुद्री जहाज था और एक हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीत सिंह ने इसको जो है वो खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर जो है वो बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए। ठीक है, यानी कि कनाडा के लिए गए। 23 मई को जब वहां पहुंचे, अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा और बाकी को जबरदस्ती वापस भेज दिया। इस जहाज में 337 सिख, 27 मुसलमान और 12 हिंदू थे। एक्चुअली हुआ क्या था, ये आप रियल पिक यहां पर देख सकते हैं कामागाटा मारू में। तो जो बाबा गुरदीत सिंह थे, उन्होंने जो है वो 376 लोगों को इसमें बिठाकर कनाडा की तरफ निकले, बट वहां पर अंग्रेजों ने उनको उतारने से मना कर दिया। 24 को ही उतारा और बाकियों को जो है वो फोर्सफुली वापिस भेज दिया। अब इसमें 337 सिख थे, 27 मुसलमान थे, हिंदू भी थे। अब जब जहाज जो है वो कोलकाता के बजबट घाट पर पहुंचा तो 27 सितंबर 1914 की बात है ये, तो इस पर जो है वो अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। अब 19 लोगों की जो है वो मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना ने जो है वो आजादी की लहर को जो है वो और तेज कर दिया था और इसकी याद में भारत सरकार ने 100 रुपए का सिक्का भी जो है वो जारी किया था। तो ये था आपका कामागाटा मारू की पूरी इंफॉर्मेशन। पूरी तो नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट आपके लिए थी, जिससे आपको पता लग जाए। तो इससे रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको मारा था और बाद में बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है वो की गई, तो उनको जो है वो डगशाई में फांसी दी गई थी। तो ये चीज आप जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और डिटेल कामागाटा मारू के बारे में आपको जानिए तो आप गूगल कर सकते हो, डिटेल में इसके बारे में जो है वो पढ़ सकते हो। बट अगर आप इंडियन हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आप वहां पर जो है वो ये चीजें कवर की जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भाई कि डगशाई की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें जो है वो वहां पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले भाई एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हो, दोनों के पीडीएफ कोर्सेज अच्छी तरीके से आपके पास वहां पर जीके स्टडी ऐप पर है, जिसको आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। धीरे धीरे हम कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो एचपीपीएससी का कोई पैटर्न ही नहीं पता लग रहा है कि क्या फाइनल उनका पैटर्न होगा, बट फिर भी डिटेल में आपको कोर्स दिया जाता है, तो आप वहां पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल में पढ़ना ही अब आपको जरूरी है। हमारा ही कोर्स क्यों, प्रीवियस बहुत से कोर्सेज से जो भी हमने लॉन्च किए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मटेरियल आपको सारा डिटेल में मिलता है, वन लाइनर भी मिलते हैं, एमसीक्यूज भी मिलते हैं और सबसे कम प्राइस जो है वो हिमाचल प्रदेश में। अगर एसआई की बात करें 499 में आपको जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिलती है डिटेल में, उसके साथ एमसीक्यूज वन लाइनर मिलते हैं जो कि आपको कहीं और पे नहीं मिलेंगे, और साथ साथ जो है वो क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो क्वालिटी भी आपको अच्छे से मिलती है। बाकी जो आपके जेईई का कोर्स है उसमें डिटेल में आपको पीडीएफ जो है वो हर चैप्टर की मिलती है, प्लस क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा 500 क्वेश्चन, एमसीक्यूज वन लाइनर भी वहां पर प्रोवाइड करवाए गए, तो एक बार जरूर चेकआउट जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और कूपन कोड यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, तो कूपन कोड यूज जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर 9882061022 इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप। ठीक है, तो आपको और भी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरमौर गजट के अनुसार रीत निम्नलिखित में से क्या है। रीत के बारे में पूछा गया है कि जो सिरमौर गजट है उसके अनुसार रीत जो है वो निम्नलिखित में से क्या है। 4 आपके पास ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक ऐसा विवाह जिसे स्त्री मुआवजा देकर जो है वो तोड़ती है। ठीक है, सिरमौर गजट के अनुसार एक ऐसा विवाह रीत जो है वो एक ऐसा विवाह होता है जिसे स्त्री मुआवजा देकर जो है वो तोड़ सकती है। एक्चुअली क्या है कि रीत के बारे में सिरमौर गजट हो गया, डॉक्टर वाईएस परमार हो गए, ठीक है, और एक कर्नल बेस हो गए, इन तीनों ने जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट दी थी, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। रीत जो होती है, अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं रीत क्या होती है, तो पति द्वारा विवाह के समय पत्नी को दिए जाने वाले कपड़े और आभूषण की कीमत। ठीक है, मतलब शादी के समय पति द्वारा जो पत्नी को जो भी उसके कपड़े होते हैं और आभूषण होते हैं उसकी जो कीमत दी जाती है, ठीक है, उसको जो है वो रीत कहा जाता है। अब क्या होता है कि यदि बाद में जो है वो आगे चलकर पति पत्नी में नहीं बनती है, ठीक है, और अगर जो है वो
लड़की का पिता, ठीक है, मतलब कि पति पत्नी में नहीं बनी और जो लड़की है वो अपने घर चली गई, तो लड़की का पिता अगर रीत की राशि, जो रीत की राशि होती थी, मतलब जो रीत की राशि दी है प्लस 1 रुपया अगर वापिस दे देता है तो जो है वो क्या बोलते, उसको तलाक माना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो रीत होता है और इसको, ये जो रीत की राशि वापस देना प्लस 1 रुपया देना, इसको बोला जाता है आपका छेद कराई। ठीक है, क्या समझ में आया कि मान लीजिए ये शादी के समय जो पति अपनी पत्नी को कपड़े और आभूषण की कीमत देता है उसको रीत बोला जाता है। अब मान लीजिए बाद में उनकी बनी नहीं है और लड़की जो है वो अपने घर चली गई, तो लड़की का पिता अगर रीत की राशि प्लस 1 रुपया जो है वो वापिस दे देता है तो फिर वो जो है वो तलाक समझा जाता है और इस रस्म को जो है वो छेद कराई बोला जाता है। तो ये जो है जनरली रीत का मतलब होता है। अब सिरमौर गजट के अनुसार रीत का मतलब क्या है कि एक विवाह जिसे स्त्री मुआवजा देकर जो है वो तोड़ सकती है, एक आप अनुबंध विवाह जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज जो है वो बोल सकते हैं, कंपनसेशन वाली। तो ये है सिरमौर गजट के अनुसार। अगर बात करें डॉक्टर वाई.एस. परमार की, तो उन्होंने कहा था कि जो रीत है वो कुछ के लिए विवाह है, कुछ के लिए जो है वो पूर्ण विवाह है कि दोबारा से शादी है, और कुछ के लिए जो है वो तलाक का एक प्रकार है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। क्या कहा था कि भाई जो रीत है वो कुछ एक के लिए तो विवाह है, कुछ एक के लिए पूर्ण विवाह है कि दोबारा से शादी है, और कुछ एक के लिए ये तलाक का एक प्रकार है। तो ये कहा था डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। अच्छा, एक और नाम आता है, वो आता है आपका कर्नल बैस का। तो कर्नल बैस ने जो है वो 1925 में इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो है वो एक विवाह नहीं है, ठीक है, कि भाई ये कोई शादी नहीं है, ठीक है, ये जो है वो एक तरीका है कि पति को मुआवजा देकर पत्नी द्वारा जो है वो मनचाहा दूसरा विवाह किया जाता है। यानी कि पति को जो है वो मुआवजा दिया जाता है पत्नी द्वारा और एक अपना मनचाहा जो है वो विवाह दोबारा से किया जाता है, पूर्ण विवाह किया जाता है, उसको ये विवाह करने की छूट होती है। तो ये जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट दी है। तो ये 3 स्टेटमेंट याद रखिएगा सिरमौर गजट की। एक एक्चुअल मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। फिर सिरमौर गजट का क्या है, वाई.एस. परमार का क्या है, और इसके बारे में कर्नल बैस का सोचना क्या है, वो सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 1857 के विद्रोह के समय चंबा का राजा निम्नलिखित में से कौन था? चंबा रियासत के बारे में यहां पर पूछा गया है कि जब 1857 का विद्रोह तो नहीं बोलेंगे, स्वतंत्रता संग्राम जो है वो बोला जाता है, तो उस समय चंबा का राजा निम्नलिखित में से कौन था? 4 आपके पास ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो चंबा का राजा था यहां पर श्री सिंह। सही आंसर जो है वो इसका श्री सिंह है। तो ये तो आपको पता लग गया पहला क्वेश्चन। सेकंड पूछा जा सकता है कि भाई चंबा का वजीर कौन था? चंबा के वजीर की बात हो रही है 1857 के ही समय, तो उनका नाम था मियां अतर सिंह। ठीक है, चंबा का राजा कौन हो गया? वो हो गया श्री सिंह, और मियां जो वजीर था वो था आपका मियां अतर सिंह। अच्छा, बात कर लेते मंडी की। मंडी का राजा कौन था? मंडी का जो राजा था वो था विजय सेन, और जो वजीर था वो था आपका वजीर गोसाऊं। 4 चीजें पता लगी। चंबा का राजा श्री सिंह, वजीर मियां अतर सिंह, मंडी का राजा विजय सेन, और वजीर जो था वो गोसाऊं था। उसके बाद सिरमौर का राजा कौन था? ये सारे 1857 के दौरान के हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय वो था आपका शमशेर प्रकाश। ठीक है, और उसके सहायक प्रशासक भी थे, वजीर नहीं, सहायक प्रशासक थे, जो कि थे आपके कुंवर सुरजन सिंह और वीर सिंह। सुरजन सिंह प्लस वीर सिंह, कुंवर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि बुशहर का शासक कौन था? बुशहर का शासक या फिर राजा कौन था? तो वो था आपका शमशेर सिंह। शमशेर प्रकाश नहीं, शमशेर सिंह। शमशेर प्रकाश कहां का था? वो सिरमौर का था। और अगर पूछ लिया जाए सुजानपुर का शासक या राजा कौन था? वो था आपका प्रतापचंद। तो ये क्या थे? ये सारे 1857 के समय जो थे वो आपके अलग अलग रियासत के राजा थे। ठीक है, वैसे तो हर रियासत के थे, बट वो आगे कभी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको चंबा का राजा, चंबा का वजीर, मंडी का राजा, मंडी का वजीर, सिरमौर का राजा, उसके सहायक प्रशासक, और बुशहर का राजा और सुजानपुर का राजा मैंने आपको यहां पर बता दिया, जो कि वहां पर थे 1857 के समय। ठीक है जी, एक और चीज पूछी जाती है, नसीरी सेना। ठीक है,
नसीरी सेना का जो नेतृत्व किया था 1857 के समय, ठीक है, जगोत विद्रोह हुआ था वो नसीरी सेना ने किया था, आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे कभी ना कभी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो नसीरी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था सूबेदार भीम सिंह ने, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इतने चीजें जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखिएगा अच्छे से, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं। आपसे वजीर पूछा जा सकता है, राजा पूछा जा सकता है, नसीरी सेना का पूछा जा सकता है कि इनका हेड कौन था। तो ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप सभी को पता ही होगा कि करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं एग्जाम में, और बहुत ज्यादा करंट अफेयर आजकल पूछे जाते हैं। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो तो 60 सेकंड में आप करंट अफेयर का एक टॉपिक कवर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो परीक्षा बूस्टर, वहां पर आपको 60 सेकंड से कम में एक अच्छे से टॉपिक समझा दिया जाएगा। और जब तक आपका एग्जाम होगा बहुत सारे टॉपिक आप ऑलरेडी बातों में, मतलब कि ऐसे ही रील देखते वगैरह जो है वो कवर कर लोगे। तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके अभी वीडियो को रोकिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और दोबारा से जो है वो वीडियो पे आ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाग टिक्कर चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। नाग टिक्कर के बारे में आपको बताना है। 4 यहां पर जिले दिए गए हैं। अगर आपने पहले कभी पढ़ी होगी नाग टिक्कर चोटी तो आपको बताना है कि कौन से जिले में पड़ती है। तो नाग टिक्कर पड़ती है आपकी शिमला जिले में, ठीक है। शिमला वासियों को तो पता होगा। अब इसकी अगर हाइट की बात करें तो 2780 मीटर के करीब इसकी हाइट है, और शिमला की ये लोएस्ट चोटी है। हाईएस्ट की भी अब अगर बात करेंगे, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जो शिमला की चोटी है वो है आपकी नाग टिक्कर, 2780 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, शिमला में कुछ और चोटियां जिनके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, उससे अलावा आपसे कोई पूछी भी नहीं जाएगी। सबसे पहली है आपकी शाली टिब्बा, ठीक है। शाली टिब्बा शिमला में पड़ती है। इसकी हाइट जो है वो 2870 है, ठीक है, 2870 मीटर। ये इसकी कितनी थी नाग टिक्कर की, 2780, और इसकी 2870। उसके बाद आता है आपका कमलोडी टॉप, कमलोडी टॉप, इसकी हाइट जो है वो 3100 मीटर है। फिर आपकी नेक्स्ट आती है देरपू टॉप। देरपू टॉप की हाइट जो है वो 3020 मीटर है। उसके बाद आपकी हाटू चोटी, ये तो आपने सुनी ही होगी, हाटू चोटी। हाटू चोटी आपकी है 3400 मीटर की, ठीक है। और उसके बाद कुप्पर शिखर, कुप्पर शिखर, ठीक है, कुप्पर शिखर जो है वो आपकी 3250 मीटर की है। और आपकी जो चांशल चोटी है, चांशल चोटी, ये है आपकी 4520 मीटर की, ठीक है। और चांशल चोटी जो है वो शिमला की हाईएस्ट चोटी है, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा। इतनी ही चोटियां शिमला से, अगर आपसे कोई भी पीक पूछी जाएगी, इससे बाहर से नहीं पूछी जाएगी, और मैक्सिमम ने आप में से सारों ने तो ये चोटियां नहीं पड़ी होगी। कौन कौन सी, नाग टिक्कर सबसे छोटी, शाली टिब्बा हो गई, कमलोढ़ी टॉप हो गया, देरपू टॉप हो गया, हाटू चोटी होगी, कुपर शिखर हो गया, चांशल चोटी होगी। चांशल सबसे बड़ी है, 4520 मीटर इसकी हाइट है, और सबसे छोटी है आपकी नाग टिक्कर। तो इतनी आपको चोटियां जो है वो शिमला से रिलेटेड याद रखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी क्या है कि जब भी आप दोबारा रिवाइज करोगे अच्छे से हो जाए, और इनमें से कोई भी आएगी तो आपको एटलीस्ट एकदम से जो है वो इंस्टेंट याद आए। 1 से 2 बार आप जब वीडियो को देखोगे तो इजिली आप जो है वो दिमाग में बिठा लोगे। अच्छा, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर ऑफिशियल जीके स्टडी आप सर्च कर सकते हो। जो हमारी पहली सीरीज हुई थी उसकी भी हमने शेयर कर दी है, साइंस की भी हमने शेयर कर दी है, अभी करी है, मतलब कि दिन के टाइम, और इसकी भी आपको जो है वो थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी, ताकि आप रिवाइज जो है वो कर सको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ममलेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। जिनको पता है फटाफट आंसर आपका लग जाना चाहिए अपने आप से ही। तो ममलेश्वर मंदिर जो स्थित है वो है आपका मंडी जिले में, ठीक है। मंडी जिले के करसोग में जो है वो आपका ममलेश्वर मंदिर पड़ता है, और ये जो है वो पैगोडा शैली से बना हुआ है, ठीक है। तो करसोग में है, पैगोडा शैली से बना हुआ है, मंडी में पड़ता है। और ये जो मंदिर है, अगर इसके बारे में स्पेशली बात करें तो ये शिव को समर्पित है, ठीक है। और प्रवेश द्वार पर यहां पर एक बात बोली जाती है, इसका जो प्रवेश द्वार है वहां पर एक धूनी जलती है अखंड, जिसको बोला जाता है कि जब से ये मंदिर बना है तब से ये धूनी जो है वो यहीं पर जल रही है। तो ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए
बट आपको याद क्या रखना है कि ममलेश्वर मंदिर जो है वो मंडी में है, करसोग में पड़ता है अगर स्थान पूछा जाए, और पेगोड़ा शैली का जो है वो ये मंदिर है। ठीक है, पेगोड़ा शैली प्लस देवदार से ये मिक्स कर बना, मतलब देवदार का बनाया गया है। उसके बाद अदर टेम्पल की बात करें कौन कौन से मंडी में पड़ते हैं, इससे बाहर से आपसे पूछे नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपका भूतनाथ हो गया, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था आपको। फिर आपका रिवालसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मुरारी देवी हो गया, मुरारी देवी टेम्पल। फिर आपका बगलामुखी हो गया जो कि चचियोट तहसील में पड़ता है। फिर आपका मगरू महादेव हो गया, मगरू महादेव। उसके बाद मां सिमसा देवी, ये सारे टेम्पल याद रखिएगा, मां सिमसा देवी। उसके बाद सूरज कुंड मंदिर, सूरज कुंड मंदिर जो है वो आपका वहीं पर है। चतुर्भुजा मंदिर, ये भी आपका मंडी में है, चतुर्भुजा, ठीक है जी। उसके बाद आपका पराशर, ये तो आपको पता ही है, कुछ एक तो कॉमन से है। उसके बाद माधोराव। फिर आपका हो गया श्यामा काली। उसके बाद आपका बटूक भैरव। फिर आपका सिद्ध जालपा, सिद्ध जालपा। और उसके बाद एक सिद्ध भद्रा करके भी मंदिर है। तो ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनेंगे। तो कौन कौन से हो गए, ममलेश्वर हो गया आपका, इसके बारे में आपको पता लग गया पूरा। भूतनाथ, रिवालसर, मुरारी देवी, बगलामुखी, मगरू महादेव, मां सिमसा मंदिर, सूरजकुंड मंदिर, चतुर्भुजा, पराशर, माधोराव, श्यामी काली, ठीक है, बटूक भैरव, सिद्ध जालपा और सिद्ध भद्रा। ये सारे टेम्पल्स जो हैं वो आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ते हैं। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो आपको बताया था कि जो भूतनाथ मंदिर है वो किसने बनाया था। तो इसी तरीके से सारी जो है वो अलग अलग वीडियोस में ये डिटेल में कवर होते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित क्राइस्ट चर्च किस वर्ष बनकर जो है वो तैयार हुआ था। सबसे पहले जो है वो क्राइस्ट चर्च कहां पर पड़ता है आपका, शिमला में। जो शिमला से उनको तो पता ही होगा। और जो रिज के ऊपर है आपका उसको बोला जाता है क्राइस्ट चर्च। अब किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था, ये तैयार हुआ था आपका 1846 में बनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, 1846। देखिए 1844 में ये बनना शुरू हुआ था क्राइस्ट चर्च, और 1846 में बनकर जो है वो ये तैयार हुआ था। और इसका जो डिजाइन था, जो इसका डिजाइन दिया गया था वो दिया गया था आपका जेटी बालू द्वारा, जेटी बालू द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर क्या है कि 1857 में इसे जो है वो चर्च की मान्यता दी गई थी। तो विकिपीडिया पर अगर आप देखोगे तो इसमें बोला जाता है कि जो आपका क्राइस्ट चर्च है वो 1857 में बनकर तैयार हुआ था, जिस वर्ष इसको जो है वो चर्च की मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे 1857 में जो आपका बिशप ऑफ कलकत्ता था उसके द्वारा इसको चर्च की मान्यता दी गई थी, बट ये 1846 में बनकर जो है वो तैयार हो गया था। एक नाम याद रखिएगा, जेम्स रानसन। इन्होंने जो है वो 1910 में इसमें जो है वो एक पुस्तकालय का निर्माण किया था, यानी कि लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किया था, ठीक है। तो कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना आपने। क्राइस्ट चर्च आपका शिमला में है, 1846 में बनकर तैयार हुआ था, 1857 में इसको जो है वो चर्च की मान्यता दी गई थी। जेम्स जो आपके रानसम थे उन्होंने 1910 में यहां पर एक पुस्तकालय की स्थापना करी थी, और जेटी बालू जो द्वारा जो है वो इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था। अब शिमला की बात हुई है तो कौन कौन से अदर चर्च जो है वो शिमला में है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले है आपका सेंट माइकल कैथेड्रल, ठीक है, ये चर्च आपका शिमला में है, और इसको 1886 में लॉर्ड रिपन द्वारा जो है वो बनाया गया था। कौन सा, सेंट माइकल कैथेड्रल, ये भी आपका शिमला में चर्च है, 1886 में लॉर्ड रिपन द्वारा बनाया गया था। और इसमें एक जो लेडी गॉडलुप है उसकी मूर्ति है, ठीक है, लेडी गॉडलुप की मूर्ति है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि सेंट माइकल कैथेड्रल चर्च आपका शिमला में है, और इसको 1886 में लॉर्ड रिपन द्वारा जो है वो बनाया गया था। एक और चर्च है, सेकंड चर्च जो है, वैसे थर्ड चर्च जो शिमला में है वो है आपका सेंट मैरी चर्च, सेंट मैरी चर्च। सेंट मैरी चर्च जो है वो आपका कोटगढ़ में है, और इसको जो है वो 1872 में बनाया गया था। तो 1872 में कोटगढ़ में सेंट मैरी चर्च। तीन चर्च इंपॉर्टेंट है, तीनों पता लग गए, क्राइस्ट चर्च, सेंट माइकल कैथेड्रल और सेंट मैरी चर्च। तो ये तीन चर्च आपको याद रखने हैं। बाकी चर्च जितने भी हिमाचल प्रदेश में आने वाली वीडियोस में हम जो है वो डिस्कस करेंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीपल जात्रा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? पीपल जात्रा, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू। ठीक है, कुल्लू का सबसे पहला तो आपको पता ही है दशहरा फेमस है, इंटरनेशनल फेयर है और ढालपुर मैदान में लगता है। 1651 में जो है वो आपका ये शुरू किया गया था, जो आपका दशहरा था। और ढालपुर मैदान, कौन सा मैदान? ढालपुर। अब इसी ढालपुर मैदान में जो सेकंड मेला लगता है वो है आपका पीपल जात्रा। ठीक है, पीपल जात्रा कुल्लू में लगती है, ढालपुर मैदान में। और पीपल जात्रा जो है वो आपका अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। देखिए, पीपल जात्रा को जो है वो कई बार बसंतोत्सव बोला जाता है। ठीक है, बसंतोत्सव बोला जाता है। और इसको पुराने समय में प्रजातंत्र के टाइम में जो है वो राय रिजाच बोला जाता था, जिसका मतलब होता था राजा का मेला। राजा का मेला, तो इसको बोला जाता था आपका राजा का मेला, क्योंकि इसका मतलब था राय रिजाच, जिसका अर्थ होता है राजा का मेला। ठीक है, तो कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल फेयर है, आपको पता ही है, ढालपुर मैदान में लगाया जाता है। और कौन सा कुल्लू में होता है? तो सारही यात्रा या जात्रा, जो भी आप बोलें, सारही यात्रा जो है वो आपकी कुल्लू में होती है और ये मई के मंथ में होती है। तो कुल्लू से रिलेटेड याद रखिएगा, पीपल जात्रा कुल्लू में होता है, ढालपुर मैदान में। दशहरा भी आपका कुल्लू का फेमस है, ढालपुर मैदान में होता है 1651 में। उसके बाद जो आपका पीपल जात्रा मेला था, इसको बसंतोत्सव, ठीक है, और उसके बाद राय रिजाच जो है वो बोला जाता है। तो इतने ही पॉइंट इसके बारे में जो है वो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंगवाड़ निम्नलिखित में से क्या है? पंगवाड़ के बारे में आपको बताना है, पंगवाड़ निम्नलिखित में से क्या है? एक विवाह का प्रकार है, संपत्ति का बंटवारा है, या एक प्रकार का तलाक है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संपत्ति का बंटवारा। ठीक है, पंगवाड़ जो है वो आपका संपत्ति का बंटवारा जो है वो होता है। देखिए, पंगवाड़ कहां पर है? पंगवाड़ जो है वो आपका स्वांगला जनजाति में फेमस है। स्वांगला जनजाति से जो है वो ये रिलेटेड है। और स्वांगला जनजाति कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी लाहौल एंड स्पीति में। फर्दर बात करें कौन सी घाटी में, तो पट्टन घाटी, उसके बाद आपकी चंद्रभागा घाटी। ठीक है, दोनों घाटी में जो है वो ये आपकी स्वांगला घाटी, मतलब स्वांगला जनजाति पाई जाती है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पट्टन घाटी कहां पर पड़ती है, चंद्रभागा घाटी कहां पर पड़ती है, ठीक है, जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लाहौल स्पीति में पड़ती है, यहां से पता लग गया होगा। स्वांगला जनजाति ज्यादातर कहां पर पाई जाती है? लाहौल स्पीति में पाई जाती है। और पंगवाड़ जो आपकी संपत्ति का बंटवारा है वो किससे रिलेटेड है? वो स्वांगला जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, संपत्ति का बंटवारा किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका पंगवाड़ को। ठीक है जी, याद रखिएगा। अच्छा, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रथाएं, जैसे कि छठी, या फिर इसको बोला जाता है अन्नप्रसन्ना। तो 6 महीने के जो बच्चा होता है उसको जब भोजन करवाते हैं तो उसको बोला जाता है आपका छठी। ठीक है, उसके बाद क्रमोग करके होता है एक, क्रमोग होती है आपकी 1 वर्ष के बच्चे के लिए प्रथा होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका क्रमोग। उसके बाद आती है आपकी ननछेद। ठीक है, ननछेद क्या होती है कि लड़कियों में किशोरावस्था, उसको ननछेद बोला जाता है। तो छठी, क्रमोग और ननछेद किससे रिलेटेड है? ये आपका स्वांगला से रिलेटेड है, ये चीज याद रखिएगा। अगर विवाह के टाइप के बारे में बात करें जो आपके स्वांगला से रिलेटेड है, तो सबसे पहला है आपका रूसा ते ब्याह। ठीक है, रूसा ते ब्याह, तो ये एक तरीके का प्रेम विवाह है। उसके बाद आपका आता है कुआं विवाह। ठीक है, कुआं ब्याह, कुआं ब्याह जो है वो एक प्रकार का हरण विवाह है। और जो आपका मजमी ब्याह है वो आपका जो है वो समझौते का विवाह है, कि समझौते से सारा खर्चा जो है वो लड़का उठाता है। तो रूसाते ब्याह, कुआं ब्याह और मजमी ब्याह, ये सारे किससे रिलेटेड है? ये स्वांगला जनजाति से रिलेटेड है। उसके बाद छठी, क्रमोग, ननछेद, ये किससे रिलेटेड रस्म है? ये भी स्वांगला जनजाति से रिलेटेड रस जो है वो रस्म है। एक होता है चिलरा। चिलरा क्या होता है? स्वांगला जनजाति में जौ की रोटी होती है। ठीक है, जौ की रोटी ये आपकी क्या होती है? ये चिलरा होती है। और छांग तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। स्थानीय शराब को जो है वो छांग बोला जाता है, स्थानीय जो शराब होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको स्वांगला जनजाति के बारे में याद रखनी है। वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है स्वांगला जनजातियों, सभी जनजातियों के ऊपर, बट ये इतनी चीजें यहां पर अगर आपको क्लियर हो गई है तो आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी संपत्ति का बंटवारा जब पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में होता है तो उसको जो है वो पंगवाड़ बोला जाता है। इतनी चीजें समझ आ गई होगी तो लाइक तो जरूर बनता है। बाकी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको जो है वो कैसी लगी। ये सारी चीजें क्लियर होगी।
आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि महासू जिले की 26 रियासतों को मिलाकर जो है, मिलाकर है ये 11 तहसीलें बनाई गई थी, ये बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक महासू जिले की तहसील थी? जब महासू जिले की जो है वो 26 रियासतों को मिलाकर 11 जो है वो तहसील्स बनाई गई, तो इनमें से कौन सी तहसील थी जो कि आपकी महासू जिले में थी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सोलन, ठियोग, सुन्नी या ये सभी। तो इसका आंसर है आपका ये सभी। सोलन भी थी, ठियोग भी थी और सुन्नी भी थी। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चल लेते हैं, बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर होगी। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 15 अप्रैल 1948, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उस समय हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले जो बने वो बने आपके 4 जिले, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में बनी थी। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? सबसे पहले आपकी थी महासू, ठीक है, महासू डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद आपकी जो थी वो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट थी मंडी और फिर थी आपकी चंबा। तो कई बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में उस समय कितने जिले थे, ठीक है, या फिर कौन कौन से जिले थे? कौन कौन से थे? महासू था, सिरमौर था, मंडी था और फिर आपका चंबा था, ठीक है। तो टोटल 4 जिले थे, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, उस समय महासू में कितनी तहसीलें बनी? महासू में बनी 11 तहसीलें, सिरमौर में बनी आपकी 4 तहसीलें, मंडी में बनी आपकी 6 तहसीलें और चंबा एकमात्र ऐसा था जिसमें जो है वो 3 आपकी जो है वो तहसीलें बनी और उसके साथ साथ 2 जो है वो उप तहसीलें बनी। तो ये चीज भी आपको जो है वो याद रखनी है। अब महासू में कौन कौन सी थी वो भी देख लीजिए। देखिए अगर महासू की बात करें तो आपकी अर्की थी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्की थी। उसके बाद आपकी सोलन थी। उसके बाद आपकी कुसुम्पटी थी, कुसुम्पटी आपने सुना ही होगा शिमला वालों ने। फिर आपकी जो थी वो ठियोग थी। उसके बाद ठियोग के बाद आपकी कुमारसैन थी, कुमारसैन। फिर आपकी थी रामपुर, रामपुर के बाद आपकी जो है वो रोहणु थी, ठीक है, रोहणु। उसके बाद आपकी चीनी थी और फिर आपकी जुब्बल थी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया पर इसको देख लीजिएगा, जुब्बल थी। उसके बाद आपकी सुन्नी थी और फिर थी आपकी चौपाल। तो ये सारी जो थी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जो थी वो आपकी यहां पर तहसीलें थी। और बाद में आपको पता ही होगा कि चीनी तहसील को जो है वो काट कर क्या बनाया गया था, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस किया है। तो ये सारी 11 तहसीलें थी। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में आपकी नाहन थी, फिर आपकी पाउंटा थी, उसके बाद आपकी रेणुका थी और एक पच्छाद थी, ठीक है। ये आपकी 4 सिरमौर की होगी। मंडी की बात करें तो एक तो आपका मंडी सदर था, फिर आपका जो था वो सुंदर नगर था, सुंदर नगर। उसके बाद आपकी चचियोट थी, ठीक है, जहां पर मैंने अभी बगलामुखी मंदिर बताया था आपको। फिर आपकी सरका घाट थी, उसके बाद आपकी करसोग थी और फिर थी आपकी जोगिंदर नगर। तो ये आपकी जो थी वो 6 मंडी के अंदर थी। अच्छा, चंबा में जो थी वो आपकी एक तो चंबा हो गई, फिर आपकी चुराहा हो गई, फिर आपकी भटियात हो गई। ये तीनों जो थी वो आपकी तहसील थी। और उसके अलावा पांगी प्लस भरमौर, ये आपकी जो थी वो उप तहसीलें थी। तो ये सारा था, ये पूरा डेटा अगर आप याद रखोगे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। कई बार तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, कितनी तहसीलें थी, ठीक है, अर्की सोलन कौन कौन सी थी। ये ज्यादातर महासू से पूछा जाता है क्योंकि महासू में जो थी वो आपकी ज्यादा तहसीलें थी। बाकी सिरमौर का भी याद रखिएगा, मंडी का भी और उसके साथ साथ जो है वो चंबा का भी। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले प्रदेश के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? यहां पर डायरेक्टली ये मत देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, यहां पर पूछे गए दिवंगत होने वाले। वैसे तो प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती थे, ठीक है, 1971 में जो है वो राज्यपाल बने थे। ये तो आपको पता ही होगा, इजी सा क्वेश्चन है। दिवंगत होने वाले कौन थे? दिवंगत होने वाले थे आपके श्री सुरेंद्रनाथ, ठीक है, सुरेंद्रनाथ जी जो थे वो आपके दिवंगत होने वाले पहले राज्यपाल थे। 1994 में बने थे, उसी समय कार्यकाल के दौरान जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। शीला कौल, श्रीमती शीला कौल के बारे में बात करें तो ये जो थी वो पहली महिला राज्यपाल थी। ये आपको पता होगा, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। इनके जो कार्यकाल था वो 1995 से लेकर 96 के अराउंड था, ये चीज याद रखिएगा। और विष्णु सदाशिव कोकजे, श्री विष्णु सदाशिव कोकजे, ये जो राज्यपाल रहे हैं ये 2003 से लेकर 7 के करीब रहे हैं। एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा।
तो ये जो है वो 2018 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये विश्व हिंदू परिषद के जो है वो अध्यक्ष रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। तो ये चीज याद रखिएगा। और पहले राज्यपाल जो थे वो आपके थे एस चक्रवर्ती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी करंट अफेयर के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और कमेंट जो भी आपको सही लगे आप कर लीजिएगा। बाकी जो भी 2 प्रीवियस वीडियो हैं उनके जो पिन कमेंट होगा उसमें आपको लिंक जो है वो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।